दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय जमानत प्रार्थना पत्र पर है। क्या सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविज़न है जो एक ही व्यक्ति की जब किसी न्यायालय में जमानत निरस्त कर दी जाती है, जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाता है, तो उसी न्यायालय में पुनः वह व्यक्ति जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है? इस विषय पर चर्चा है और इसके प्रोविज़न सीआरपीसी में कहाँ दिए हुए हैं। दोस्तों इस टॉपिक में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि जमानत कितने प्रकार की है, किस तरह के मामलों की जमानत किस न्यायालय में दाखिल की जाएगी। दूसरा है कि जमानत खारिज होने के उपरांत फिर क्या किया जाए। और तीसरा है कि क्या उसी न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय में सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या उत्तरोत्तर जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसके प्रोविज़न्स कहाँ दिए हुए हैं। इसलिए तीनों चीज़ें जानने के लिए दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें। साथियों, जमानत का अर्थ है जब भी कोई व्यक्ति किसी अपराध में या तो पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है या वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, उसके विरुद्ध किसी थाने में या तो मुकदमा पंजीकृत है या किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध उस मामले की शिकायत की गई है, वहाँ परिवाद पेंडिंग है और उसमें ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जमानत करवानी होती है। जमानत प्रार्थना पत्र, अगर कोई जमानती अपराध का अभियोग लगाया गया है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो धारा 436 सीआरपीसी में वो लोअर कोर्ट में अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। वहीं अगर अपराध का आरोप अजमानती है, नॉन बेलेबल, तो लोअर कोर्ट में भी धारा 437 सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र जाता है। दोस्तों अग्रिम जमानत के लिए धारा 438 सीआरपीसी में व्यवस्था है, जो केवल सेशन कोर्ट माननीय जिला न्यायालय, जिला जज या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, और वो गिरफ्तारी के पूर्व की स्थिति है। जब ये आशंका हो कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत धारा 438 के अंतर्गत प्रस्तुत करता है। दोस्तों धारा 439 सीआरपीसी सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति की जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रोविज़न करती है। धारा 439 सीआरपीसी इनहेरिएंट पावर देती है सेशन कोर्ट को बेल के लिए। दोस्तों आज इस विषय पर विशेष जोर देना है कि क्या धारा 439 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र जिला जज या किसी अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा रिजेक्ट हो जाने पर सेकेंड बेल एप्लीकेशन किस तरह और किन ग्राउंड्स पर हम दाखिल करें, और उसके प्रोविज़न सीआरपीसी में कहाँ हैं। दोस्तों धारा 439 सीआरपीसी में सेशन न्यायालय के समक्ष जमानत का प्रोविज़न तो दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड बेल एप्लीकेशन का प्रोविज़न पूरी दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं नहीं दिया गया है। सेकेंड बेल एप्लीकेशन का प्रोविज़न माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ डिसीजंस के बाद में आया हुआ है, जिसका मैं एक हालिया डिसीजन अभी लेटेस्ट बताता हूँ। ये 2004 में 12 मार्च 2004 में कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू के मामले में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को अधिकार है कि वो उत्तरोत्तर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, और उत्तरोत्तर जमानत प्रार्थना पत्र माने सेकेंड या थर्ड या बाद की बेल एप्लीकेशन उसी न्यायालय में जिस न्यायालय से उस अभियुक्त की पहले बेल खारिज हुई है वहीं प्रस्तुत किया जाता है। और उस जमानत प्रार्थना पत्र में
पहले पूरे वही ग्राउंड लिए जाते हैं जो पहले प्रार्थना पत्र में लिए गए थे, और उसके बाद जो परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। इस सेकेंड बेल एप्लीकेशन की विशेषता यह है कि जब तक परिस्थितियों में कोई चेंजमेंट ना हो जाए, सेकेंड बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। अब परिस्थितियों में बदलाव क्या है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का आरोप पत्र अभी माननीय न्यायालय में दाखिल नहीं हुआ है, आरोप पत्र दाखिल ना होने के पहले ही बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, इसके बाद में आरोप पत्र दाखिल हो जाता है, तो सेकेंड बेल एप्लीकेशन का ग्राउंड है कि अब योर ऑनर आरोप पत्र आ गया है, इसलिए हमने ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मान लेते हैं आरोप पत्र भी आ गया और बेल रिजेक्ट हो गई है, अब युक्त के पास माननीय उच्च न्यायालय जाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसी कोर्ट में अगर कोई प्लेंटिव विटनेस एक प्रस्तुत हो गया है, उसके गवाही में कोई ऐसे फैक्ट आए हैं जो मामले को पलट सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो आप सेकेंड बेल एप्लीकेशन इसी ग्राउंड पर दाखिल करें कि इसमें परिस्थितियों में ये बदलाव आ गया है। एक और ग्राउंड हो सकता है, अगर कोई अभियुक्त और वादी मुकदमा आपस में कोई समझौता कर लेते हैं, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब वो मुकदमेबाजी के तनाव से दूर होना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं मानते हैं, दूर कोई झगड़ा नहीं है, समझौता हो गया है, तो भी सेकेंड बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल हो जाएगी और उसी ग्राउंड पर लाई जा सकती है। दोस्तों, एक और केस ये 6 मई 2019 को डिसाइड हुआ है माननीय उच्चतम न्यायालय में। मेसर्स गति लिमिटेड बनाम टी नागराजन, इसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सेकेंड बेल एप्लीकेशन अभियुक्त प्रस्तुत कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। वो अपने अधिवक्ता से संपर्क करे और अधिवक्ता महोदय बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर पुनः उसी न्यायालय में जिस न्यायालय से वो बेल एप्लीकेशन पूर्व वाली निरस्त हुई है, उन्हीं जज साहब के पास पुनः फिर सेकेंड बेल एप्लीकेशन दाखिल करें। अगर वो जज साहब किसी कारण से वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं या वो कोर्ट से चले गए हैं, दूसरी कोर्ट में हैं, तो उसी ज्यूडिक्शन की उसी कोर्ट में दूसरे जज साहब उसको सुनेंगे और इसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, सेकेंड बेल एप्लीकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है अभियुक्त का। हमने अक्सर देखा है कई ऐसे मामले हैं कि अभियुक्त की बेल खारिज हो जाती है, अभियुक्त दोबारा किसी प्रकार की कोई बेल का मूवमेंट नहीं करता है, जिससे वो लगातार अधिक से अधिक दिनों तक जेल में रहता है। ऐसी स्थिति में उसके अधिकार भी प्रभावित होते हैं और छोटे छोटे मामलों में पता चला कि चार्जशीट नहीं आई थी, किसी अधिवक्ता द्वारा बेल दाखिल की गई, बेल खारिज हो गई और तुरंत उसको लेकर के लोग हाई कोर्ट दौड़ जाते हैं और वहाँ अनावश्यक भीड़ बढ़ती है। अगर उसी प्रक्रम में थोड़ा इंतज़ार करने के बाद चार्जशीट दाखिल हो जाती है, तो आप सेकेंड बेल एप्लीकेशन यहीं पर सेशन कोर्ट में दाखिल करिएगा और उसको आगे प्रोसीड कराइएगा। अगर वो फिर खारिज हो जाती है तो आप थर्ड बेल एप्लीकेशन उस पोजीशन में जब कोई एक प्लेंटिव विटनेस आकर के अपना बयान दे देता है, उससे जिरे हो जाती है और उस जिरे में कोई ऐसे फैक्ट निकल के सामने आते हैं जो ग्राउंड अच्छे बना रहे हैं जमानत देने के, तो ऐसी स्थिति में आप थर्ड बेल एप्लीकेशन, फोर्थ बेल एप्लीकेशन या आप चाहें तो कितने भी बेल एप्लीकेशन अपनी उसी कोर्ट में जहां से आपकी एक बार बेल खारिज हुई है दे सकते हैं और उस कोर्ट को सुनना पड़ेगा। कोर्ट सुनती है और सुन करके वो अपना कोई एक राय बनाती है। दोस्तों, जमानत का अर्थ ये है या कोई भी एप्लीकेशन जब कोर्ट में दी जाती है तो कोर्ट आपकी बात को सुनती है, अपोजिट पार्टी विपक्षी माने स्टेट की बात सुनती है और दोनों पक्षों की बात सुन करके अपनी कोई एक राय बनाती है। वही राय उसके रिजेक्ट का या एक्सेप्ट होने का कारण होता है। तो कोर्ट की राय बनाने में, कोर्ट को राय बनाने में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप किसी मामले के सही फैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट कंडीशन, ऐसी स्थिति जो रियलिटी है जिस पर विश्वास किया जा सके,
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए। अब चूंकि यहाँ से लोग दौड़ के हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पर आने जाने का बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। तो सेकेंड बेल एप्लीकेशन मेरी राय में उन मामलों में जहाँ पर कोई ऐसी बात समझ में आ रही है कि बेल हमारी यहीं हो सकती है या हो जानी चाहिए, बेल के ग्राउंड ठीक हैं, तो यहीं जनपद न्यायालय में ही देना चाहिए। दोस्तों, मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरे निजी विचार हैं, मेरा निजी अनुभव है। अगर हो सकता है कि हमसे ज़्यादा किसी व्यक्ति के पास ज्ञान हो, हमसे सीनियर्स हैं, हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनको हो सकता है कि हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, नए केस लाज उनको पता हो, नई नई विधाएँ पता हों, तो दोस्तों से हमारा निवेदन है कि अगर कोई कमी उनको महसूस होती है तो वो हमें अवगत कराएं, उनका स्वागत है। और अधिक से अधिक संख्या में हमारे इन वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फैक्ट की जानकारी हो सके कि पुनः सेकेंड बिल एप्लीकेशन उसी न्यायालय में जहां से एक बार हमारी बिल रिजेक्ट हो गई है दाखिल की जा सकती है, और वहां से बिल प्राप्त भी की जा सकती है। केवल दाखिल करना ही नहीं है कि दाखिल किया और खारिजा ले लिया उसका, बिल दाखिल करना और वहां से बिल प्राप्त करना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब बाकी आप लोग समझदार हैं, हमें अपना स्नेह प्रदान करें। नमस्कार।